हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अंशु सर। डे स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 सामान्य परिचय ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी का सामान्य परिचय हमने पढ़ा था और उसके हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए थे और चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज से हम हमारा न्यू चैप्टर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नेम है नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। नए साझेदार का प्रवेश कि आज फर्म में न्यू पार्टनर आने वाला है, यानी ऑलरेडी ए और बी पार्टनर है, न्यू पार्टनर सी फर्म में आएगा। इसे कहते हैं हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। लेकिन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर स्टार्ट करें उससे पहले एक हमारा पॉइंट है छोटा सा, साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब कि जब भी कोई पार्टनरशिप में हल्का सा चेंजेस होता है, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होता है, तो उसे कहते हैं हम साझेदारी का पुनर्गठन। यानी हमारी फर्म के पार्टनरशिप के फर्म के जो पार्टनर हैं इनमें हल्का सा भी चेंज होना, साझेदारी का पुनर्गठन होता है। अब पुनर्गठन का मतलब क्या है, कौन कौन सी कंडीशन है जब साझेदारी का पुनर्गठन होता है, आइए हम डिस्कस करते हैं कि साझेदारी की कुछ कंडीशंस होती है, कुछ परिस्थितियाँ होती है। फर्म का पुनर्गठन निम्न परिस्थिति में हो सकता है। कुछ कंडीशंस हैं, क्या क्या कंडीशंस उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, नए साझेदार के प्रवेश पर। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो साझेदारी का पुनर्गठन माना जाएगा, क्योंकि पहले ए और बी तो पार्टनर थे, अब नया पार्टनर सी आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा नहीं होगा। पहले किसी प्रॉफिट को 2 व्यक्ति लेंगे, अब उस पर इस प्रॉफिट को 3 व्यक्ति लेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होगा ही होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, साझेदारी का पुनर्गठन यानी साझेदारी में चेंजेस होगा, उनको वापस पार्टनरशिप वापस नई रूप से बिल्ट होगी। क्लियर स्टूडेंट। सेकेंड पॉइंट, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। मान लीजिए सी फर्म छोड़ के जा रहा है। अब अभी तक तो प्रॉफिट को 3 लोग बांट रहे थे, ए बी और सी। अब कितने लोग लेंगे, केवल 2 लोग। तो पार्टनरशिप के रेशियो में चेंज होगा नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं इसको साझेदारी का पुनर्गठन। थर्ड पॉइंट, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर। मृत्यु का मतलब ए बी एंड सी पार्टनर है और सी की डेथ हो गई है। अभी तक प्रॉफिट शेयर जो भी था वो 3 पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, यहाँ पे प्रॉफिट अब कितने पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ भी क्या होगा, साझेदारी का पुनर्गठन माना जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने पर। यानी कहने का ऑब्जेक्ट क्या है कि ए बी सी पार्टनर थे 3:2:1 में। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया आज से कि आज से जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसको हम इक्वली बांटेंगे। जब आपस में ही इन्होंने डिसाइड कर लिया कि जो इट मीन्स इनके प्रॉफिट रेशियो में क्या हुआ है, चेंज हुआ। जब भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो उससे हम क्या कहेंगे, साझेदारी का पुनर्गठन। क्लियर स्टूडेंट। एंड लास्ट पॉइंट, 2 फर्मों साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर। एकीकरण का मतलब होता है अमालगमेशन, इंग्लिश में कहते हैं इसको। एकीकरण का मतलब 2 फर्मों का एक होना। जैसे एग्जाम्पल दें, हीरो और होंडा, राजस्थान बैंक और ICICI बैंक। तो हीरो और होंडा पहले अलग अलग कंपनी थी, जब दोनों मिलकर एक हुई तो उसे कहते हैं अमालगमेशन। अब वापस क्या होगी, दोनों अलग अलग होगी, इसको बोलते हैं डीमर्जर। जब 2 कंपनी मिलकर एक कंपनी बनती है उसको बोलते हैं अमालगमेशन यानी एकीकरण। और जब 2 कंपनियां मर्ज अलग अलग होती है तो उसे कहते हैं हम डीमर्जर। क्या कहते हैं उसको हम, डीमर्जर। क्लियर। यानी इन 5 कंडीशन में साझेदारी का पुनर्गठन माना जाएगा। यानी पार्टनरशिप के रेशियो में कुछ भी चेंजेस होता है, कुछ भी चेंजेस होगा तो उससे हम साझेदारी का क्या कहेंगे, उसको पुनर्गठन कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट। अब आगे हम बात करते हैं, हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब हम साझेदारी का नया प्रवेश, नए साझेदार का प्रवेश। यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में आएगा तो पार्टनरशिप में चेंजेस होगा नहीं होगा, होगा। तो जब पार्टनरशिप में चेंजेस होगा तो नया पार्टनर, जब ए बी 2 थे, सी पार्टनर नया आएगा, तो जब आएगा तो साझेदारी का पुनर्गठन माना जाएगा। जब साझेदारी का पुनर्गठन होगा तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, नए साझेदार का प्रवेश। तो नए साझेदार के प्रवेश होने पर साझेदारी का पुनर्गठन होगा। तो साझेदारी का पुनर्गठन होने पर अकाउंटिंग में क्या क्या चेंज किया जाएगा, किस तरह, पूरा ही चेंज हो जाएगा, हर जगह चेंजेस होगा। क्योंकि यहाँ पहले अभी तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 लोग बांट रहे थे, अब 3 लोग आएंगे। तो नया पार्टनर आया तो कुछ ना कुछ लेके आएगा, तभी तो पार्टनर बनाएंगे हम। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 का। फर्स्ट पॉइंट, नए साझेदार का के प्रवेश पर, कि जब नया साझेदार फर्म में आएगा तो क्या क्या एडजस्टमेंट किया जाएगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नए पार्टनर को फर्म में क्या राइट होंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे नए साझेदार का प्रवेश।
तो स्टूडेंट नए साझेदार का प्रवेश, पहले बात तो हम नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देते क्यों हैं? हमारे दो पार्टनर थे ए एंड बी, हम सी को एंट्री क्यों देंगे? सी के में रिक्वायरमेंट क्यों है? देखिए स्टूडेंट, किसी भी फर्म का विकास और विस्तार करने के लिए, किसी भी फर्म को आगे ले जाना है हमको, तो विकास और विस्तार करने के लिए हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो पूंजी की, जिसे कहते हैं हम कैपिटल, और एक होती है ज्ञान की, एफिशिएंसी की। इन दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट कहते हैं कि हम पूंजी की पूर्ति तो हम बैंक से लोन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन चातुर्यता की या ज्ञान की पूर्ति के लिए हमें किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देना होता है। यानी हम ए और बी दो पार्टनर सी को फर्म में लेंगे, सी को फर्म में लेने के पीछे दो उद्देश्य होते हैं। एक तो पैसा, बिजनेस को बढ़ाना तो पैसा चाहिए, और साथ में क्या चाहिए हमको, एक मैन पावर मिल जाएगी, क्योंकि पर्सनल मैन पावर होना जरूरी है। बाहर की आउटसाइडर मैन पावर अलग चीज़ होती है, और एक पर्सनल एज ए ओनर कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसका कंसेप्ट अलग होता है। तो यहाँ पे हमें एज ए एक ओनर एक बंदा और मिल जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, हम नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हैं। अब जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो उसको दो अधिकार मिलते हैं। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा स्टूडेंट, उसको फर्म में दो अधिकार मिलेंगे। कौन कौन से अधिकार, आइए हम बात करते हैं। राइट ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के फर्म में अधिकार। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा उसको फर्म में दो अधिकार प्राप्त होंगे। पहला, फर्म की संपत्तियों में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, ए और बी दो पार्टनर थे, अब तक जितनी भी एसेट्स थी उस पर किसका अधिकार था, केवल ए का और बी का। आज सी नया पार्टनर फर्म में आएगा, तो जिस दिन सी नया फर्म में पार्टनर बन के आएगा, नया पार्टनर बन के आएगा, तो उस दिन से ये कुछ पैसा लेके आएगा। तो जब ये नया पार्टनर कुछ पैसा लेके आएगा तो फर्म में पार्टनर बन जाएगा, और जिस दिन से ये पार्टनर बन जाएगा उस दिन से फर्म की समस्त संपत्तियों पर, सभी एसेट्स पर क्या होगा, सी का भी राइट होगा। सी के आने के बाद फर्म की ऑल एसेट्स पर, सी के आने के बाद फर्म की ऑल एसेट्स पे क्या होगा, सी का भी राइट होगा। यानी आज जब सी फर्म में एंट्री लेगा तो सी पैसा लेके आएगा, जिसे कहते हैं हम कैपिटल। देखिए जब भी कोई नया पार्टनर आएगा दो अमाउंट लेके आएगा, एक तो जिसे कहते हैं हम पूंजी कैपिटल, और एक कहते हैं हम गुडविल। जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में आएगा तो दो अमाउंट लेके आते हैं, एक तो कैपिटल का और एक गुडविल का। कैपिटल का और गुडविल का क्या मतलब है उसकी हम बात करेंगे अभी। देखिए पहले हम बात करें, जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा उसको दो राइट होंगे। फर्स्ट वन, फर्म जिस दिन से आएगा उस दिन से फर्म की समस्त संपत्ति पर उसका भी क्या होगा, पूरा राइट। अभी तक फर्म के एसेट्स पे किसका राइट था, ए का और बी का। जिस दिन सी फर्म में एंट्री लेगा तब से सी का भी फर्म में पूरी एसेट्स पे राइट हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड राइट क्या है हमारा, फर्म के भावी लाभों में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। कहने का मतलब क्या है, देखिए स्टूडेंट, अभी तक जो भी प्रॉफिट और लॉस था उसको कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, ए और बी। जिस दिन सी पार्टनर फर्म में आएगा उसके बाद अब फर्म में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, कुछ भी होगा, फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में सी का भी हिस्सा हो जाएगा। जिस दिन से सी फर्म का पार्टनर बन जाएगा उस दिन से फर्म की समस्त संपत्तियों पर हिस्सा होगा ही होगा। लेकिन इसके अलावा आज के बाद फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें भी सी का हिस्सा होगा। क्लियर है? कहने का मतलब यह है स्टूडेंट, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा फर्म में उसको दो अधिकार मिलेंगे। पहला, फर्म की संपत्तियों में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, और दूसरा, फर्म के भावी लाभों में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। अब हमने डिस्कशन किया है यहाँ पे कि सी आएगा तो सी अमाउंट लेके आते हैं कैपिटल का, गुडविल का, बिल्कुल आता है स्टूडेंट। देखिए कैपिटल और गुडविल दो अमाउंट क्यों लेके आता है, उसका रीजन क्या है। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर थे, सी आ रहा है आफ्टर 5 ईयर। ये स्टूडेंट 5 साल पहले उन्होंने 5 लाख और 5 लाख लगाए थे, बिजनेस में लगाए थे 5 लाख। तो सी को कहा कि भैया तुझे 5 लाख लाना है, तो 5 लाख की जो अमाउंट है ये कैपिटल का है, क्योंकि इतना अमाउंट तो हमने भी लगाया था, इसे कहते हैं कैपिटल का अमाउंट। या अकॉर्डिंग टू ये चेंज भी कर सकते हैं अमाउंट को, क्यों कि पहले के 5 लाख की वैल्यू और आज के 5 लाख की वैल्यू क्या इक्वल है क्या, नहीं है। तो उस केस में जो भी कैपिटल का अमाउंट होगा वो ए और बी द्वारा डिसाइड कर लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या करेंगे अपन स्टूडेंट, यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, ये कैपिटल तो लगाएगा इसके अलावा। ठीक है, तो फर्म में अब सारी एसेट बराबर हो गई, इसने लगाया 5, इसने लगाया 5, इसने लगाया 5। ठीक है, तीनों पार्टनर बराबर के पार्टनर हो गए, यानी फर्म के एसेट्स में इनका राइट हो गया। लेकिन ए और भी कहेंगे कि भैया हमें 5 साल हो गई मेहनत करते करते, और 5 साल से हम बिजनेस को रन कर रहे हैं,
और तुम 5 साल बाद आ रहे हो, तुम्हें पका पकाया मिलेगा, क्योंकि 5 साल में शुरुआत में जो हमने मेहनत की थी वही बिजनेस में मेहनत होती है स्टूडेंट। 5 साल से हमने बिजनेस चलाया और आज पहले जीरो लेवल से बिजनेस को हम यहाँ ले आए। इट मीन्स आज हम बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो हमारी मेहनत का परिणाम है। इट मीन्स जब भी कोई न्यू पार्टनर सी आएगा उसको पका पकाया मिलेगा, उसके लिए भी उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, जिसे कहते हैं हम गुडविल, कहने का भावी लाभ होता है। यानी आज जब तुम आ रहे हो और आज के बाद जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसमें शेयर मिलेगा, उसके लिए जो अमाउंट लाएगा उसे कहेंगे हम गुडविल। ये स्टूडेंट जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा दो अमाउंट लाएगा, एक तो गुडविल और एक कैपिटल। कैपिटल जो लेके आता है क्यों लेके आता है, फर्म की एसेट्स में से हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो अमाउंट लेके आता है उसे कहते हैं डियर स्टूडेंट कैपिटल, पूंजी। यानी फर्म की संपत्तियों में से हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लाता है उसे पूंजी कहते हैं, और फर्म के भावी लाभों में से हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लाता है उसे कहते हैं हम गुडविल, इसको हिंदी में कहते हैं हम ख्याति। क्लियर स्टूडेंट? यानी फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में से शेयर लेने के लिए जो अमाउंट लेके आएगा उसे क्या कहेंगे हम गुडविल। क्लियर स्टूडेंट? ये थे हमारे कि नए साझेदार को फर्म में अधिकार, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा उसको क्या क्या अधिकार होंगे, इस पर हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो फर्म में क्या क्या समस्या उत्पन्न होगी या फर्म में क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे नए साझेदार के प्रवेश पर उत्पन्न समस्याएं या महत्वपूर्ण समायोजन। नए साझेदार के प्रवेश पर उत्पन्न समस्याएं या महत्वपूर्ण समायोजन। नए साझेदार के प्रवेश पर उत्पन्न समस्याएं या महत्वपूर्ण समायोजन, कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो क्या क्या समस्या उत्पन्न होगी, क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाएंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट पॉइंट प्रॉब्लम आने वाली है वो है हमारी नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण। नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण, कि नया जो पार्टनर आएगा फर्म में कितनी कैपिटल लेके आएगा, पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? कि ए और बी का पार्टनर है, नया पार्टनर कौन आएगा, सी कितनी कैपिटल लेके आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ए और बी, और उसकी क्या एंट्री होगी वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट के अंदर। सेकंड पॉइंट, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि अब नया अनुपात क्या होगा। अभी तक प्रॉफिट और लॉस कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, केवल ए और बी, अब सी आएगा तो नया रेशियो क्या होगा, किसी कई कंडीशंस हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर सेकेंड, कि नया अनुपात क्या होगा, नए लाभ अनुपात की गणना कैसे करेंगे, ये पढ़ेंगे हम चैप्टर पॉइंट नंबर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट? ये वो पॉइंट है जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। थर्ड पॉइंट, ख्याति का समायोजन, यानी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो कितनी गुडविल लेके आएगा, तो गुडविल कैसे निकालेंगे, तो पहले पूरी फर्म की गुडविल निकालते हैं। फर्म की गुडविल निकालने के कई मेथड होते हैं, उन मेथड को हम फॉलो करेंगे। पहले फर्म की निकालेंगे और उसके बाद उसका कितना शेयर है उसके साथ उसका शेयर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, वो हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3 के अंदर। फोर्थ पॉइंट है हमारा संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे। कि संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे, देख कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि ए और बी दो पार्टनर हैं, नया पार्टनर सी आ रहा है। 5 ईयर्स पहले इन्होंने एक लैंड परचेज की थी 10 लाख रुपीज़ की, 5 ईयर्स बिफोर।
क्या आफ्टर 5 ईयर जिस दिन सी आ रहा है उस दिन भी इसकी लैंड की वैल्यू क्या 5 लाख ही होगी क्या? मान लीजिए इसकी वैल्यू हो गई है 30 लाख, तो वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई है 20 लाख। क्या इस 20 लाख के प्रॉफिट को ए और बी सी को देना चाहेंगे क्या? नहीं देना चाहेंगे। इसीलिए जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होता है, जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में आएगा तो उस समय हम एवरी एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं, और रिवैल्यूएशन पे जो भी होता है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको ओल्ड पार्टनर जो है, पुराने पार्टनर वो अपने अनुपात में बांट लेंगे, उसमें सी का कोई मतलब नहीं है। इसका रिवर्स अगर हम बात करें, मान लीजिए 5 साल पहले इन्होंने कार परचेज की थी 10 लाख रुपीज़ की, और 5 साल बाद जब सी आ रहा है तो इसकी क्या कार की वैल्यू है 3 लाख, तो लॉस कितना हो गया 7 लाख का। क्या इस 7 लाख के लॉस को, अरे बुक में कार कितने की है 10 लाख की, और मार्केट वैल्यू कितनी है 3 लाख, तो क्या इस 7 लाख के लॉस को सी बियर करेगा क्या? सी नहीं करेगा। क्यों? सी कहेगा भैया कार के मजे तुमने लिए और लॉस मैं बियर करूं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए क्या करते हैं हम, जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं, और रिवैल्यूएशन करने पर बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, जो भी होगा उसको पार्टनर्स अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट? आइए अब हम बात करेंगे 5th पॉइंट, अवितरित लाभों या हानियों का अवितरित लाभों या हानियों का समझें। अवितरित लाभ क्या होते हैं? यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। यानी मतलब क्या है कि ए और बी 2 पार्टनर थे, नया पार्टनर सी आया। होता क्या है फर्म की जो पार्टनर होते हैं वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट एज ए रिजर्व में रख देते हैं। मान लीजिए इन्होंने कमाया था इस साल 5 लाख, 2 लाख दोनों ने बांट लिया ए और बी ने, और 1 लाख रुपीज़ क्या किया एक रिजर्व में डाल दिया, जनरल रिजर्व में, फ्यूचर के लिए। कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कभी कोई पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाए, तो उन्होंने 1 लाख रुपीज़ कहाँ डाल रखा है? रिजर्व में पड़ा है। तो 1 लाख रुपीज़ जो रिजर्व में पड़ा हुआ है, अब आज न्यू पार्टनर सी आ रहा है, तो क्या जो रिजर्व में 1 लाख पड़ा हुआ है उस 1 लाख पे क्या सी का कोई राइट होगा क्या? नहीं होगा। उसको कौन लेगा? ओल्ड पार्टनर। यानी जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा तो कोई भी अवितरित लाभ या हानि अगर पड़ी हुई है तो उसको ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट? और लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारा बेटा पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समायोजन। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो उसके लास्ट में जब कैपिटल क्या होगी हमारी, किस रेशियो में रखनी है, कितनी कैपिटल रखेंगे अपन, इसके लिए कैश कम पड़ेगा तो लेके आएंगे और ज़्यादा रहेगा तो ले जाएंगे। तो कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा ये पढ़ेंगे हम लास्ट पॉइंट नंबर 6 के अंदर। डी स्टूडेंट, जिस दिन ये पॉइंट सारे कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पॉइंट है। पहला है नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण, दूसरा है नए लाभ अनुपात की गणना, तीसरा है संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन, फोर्थ है अवितरित लाभों हानि, थर्ड हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का समायोजन, फोर्थ है संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन, फिफ्थ है अवितरित लाभों व हानियों का समायोजन, और लास्ट है पूंजी का समायोजन। क्लियर स्टूडेंट? देखिए चैप्टर बहुत लेंदी है, नाम से लग रहा है केवल 6 पॉइंट है। डियर स्टूडेंट, कम से कम ये मान चलिएगा 20 लेक्चर से पहले कंप्लीट नहीं होगा, तो आप भी थोड़ा इसको स्पीड से साथ साथ देके चलिएगा। क्लियर स्टूडेंट? ओके, जय हिंद, जय भारत।